बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे, आपके घर वाले भी सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र, खुश हूँ, खैर खैरियत से हूँ। आप सबके लिए दुआ गो हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो अब हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, रिटर्न ऑफ प्लेंट। ऑर्डर 7 है रूल 10 सीपीसी का। इसको हम आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जनरल रूल जो कानून का है कि कोर्ट्स जो होती हैं किसी मुकदमे को नहीं सुनती, नहीं चलाती अगर उनके पास इख्तियार समात ना हो, जुरिस्डिक्शन कोर्ट की ना हो, तो जनरली वो नहीं प्रोसीड करता, नहीं चलता कोर्ट में। लेकिन अगर कोर्ट में केस सूट फाइल हुआ है, उस कोर्ट में लग गया है, जिस कोर्ट के पास इख्तियार समात नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में कोर्ट को क्या करना होगा? उसके लिए लेजिस्लेचर ने ऑर्डर 7 रूल 10 में प्रोविजन दे दी कि ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर कोर्ट को क्या करना होगा। रिटर्न ऑफ प्लेंट रूल 10 है, द प्लेंट शेल, यहां पे वर्ड शेल का इस्तेमाल किया उन्होंने, जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कोर्ट के लिए। द कोर्ट शेल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted. दावा दायर किया गया है, अगर वो ए कोर्ट में फिक्स हो गया है, ए कोर्ट में लगा दिया गया है, ए कोर्ट की जो जज साहब हैं उनके पास इख्तियार समात नहीं है, चाहे वो पिक्यूनरी हो चाहे टेरिटोरियल हो, इख्तियार समात नहीं है, तब वो जज साहब या वो कोर्ट उस प्लेंट को रिटर्न कर देगी। इस वर्डिंग के मुताबिक द प्लेंट शेल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। प्लेंट को वापस कर दिया जाएगा ताकि वहां पे उस कोर्ट में दावे को पेश किया जा सके या दायर किया जा सके जिस कोर्ट के पास इख्तियार समात हासिल है। अब इसमें प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। रूल 2 है इसका, सब क्लास 2। ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reason for returning it. ये कोर्ट के लिए प्रोविजन दे दी गई कि अगर कोर्ट के पास ऐसा दावा आ गया जिसमें कोर्ट के पास इख्तियार समात नहीं है, चाहे वो पिक्यूनरी हो या टेरिटोरियल हो, तो कोर्ट उस प्लेंट को रिटर्न कर देगी, वापस कर देगी। किस लिए? कि उस कोर्ट में पेश किया जा सके या दावा उस कोर्ट में दायर किया जा सके जिसकी इख्तियार समात है। अच्छा, अब इसमें रूल जो 10 है इसकी क्लास 2 में बता दिया क्या कि जो जज साहब या जो कोर्ट वो प्लेंट रिटर्न करती है, वो उस पे दावा दायर करने की डेट, प्लेंट को रिटर्न करने की डेट, पार्टी जो उस प्लेंट को प्रेजेंट कर रही है उसके बाद बाबत लिखेगी, और फिर लास्ट में प्लेंट को रिटर्न करने के जो वजूहात हैं वो उसके ऊपर लिखेगी, उस प्लेंट के ऊपर रिटर्न करने के बाद। ये था ब्रीफली रिटर्न ऑफ प्लेंट के बाबत। इसके लिए रेलेवेंट लॉ ऑर्डर 7 रूल 10 सीपीसी का
इसको डील करता है। रिटर्न ऑफ प्लेंट है, मैं दोबारा फिर से रिपीट करता हूं, व्हेन अ प्लेंट इज फाइल्ड टू इन ए कोर्ट व्हिच कैन नॉट एंटरटेन अ सूट, इट शैल बी रिटर्न टू बी presented the court in which the suit should have been instituted। अब इसके कुछ ग्राउंड्स हैं, प्लेंट को रिजेक्ट करने और रिटर्न करने की जो ग्राउंड्स हैं ऑर्डर 7 रूल 10 में ही, वो मैं गुजारिश करता हूं। इसमें एक ही ग्राउंड है रिटर्न, प्लेंट रिटर्न करने की, कि कोर्ट के पास इख्तियार समाअत नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट की उस केस को, मुकदमे को सुनने की, तो कोर्ट उसको प्लेंट को रिटर्न कर देगी। एक ही ग्राउंड। अच्छा, इसकी जो नेचर है रिटर्न ऑफ प्लेंट की ऑर्डर 7 रूल 10 में, ये जब दावा पेंडिंग हो, कोर्ट के पास अभी प्लेंट मौजूद हो, उस वक्त ये एप्लीकेबल होगा। कब? टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट, ये प्लेंट जो है इसको कब रिटर्न करना है? एट एनी स्टेज ऑफ द सूट द प्लेंट मे बी रिटर्न एट एनी स्टेज ऑफ द सूट एंड इवन इन अपील और रिवीजन। किसी भी लम्हे जब प्लेंट अभी दावा वज़ीर समाअत है तो कोर्ट उसको रिटर्न कर सकती है। इसके बाबत जो क्लास 2 में रूल 10 में, इसकी क्लास 2 में जो प्रोसीजर मैंने आपको पहले भी गुजारिश किया, फिर मैं कर देता हूँ। इसमें डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जब वो प्रेजेंट की गई प्लेंट, डेट जब रिटर्न की गई वो लिखा जाएगा, पार्टी जो प्लेंट को फाइल करती है उसके नाम लिखे जाएंगे, और फिर लास्ट में रीजंस लिखे जाएंगे, ग्राउंड्स लिखे जाएंगे कि किन वजह से प्लेंट रिजेक्ट की गई। इसके बाद जब प्लेंट रिटर्न हो जाती है तो प्लेंटिफ के पास फिर क्या क्या रेमेडी बचती है? उसके पास दो हैं, 2 कोर्सेज टू प्लेंटिफ टू रिटर्न ऑफ प्लेंट। जब प्लेंट रिटर्न हो जाती है तो फिर 2 रेमेडीज उसके पास रह जाती हैं। एक तो ही मे फाइल अ न्यू सूट, एक नया दावा दायर कर सकता है जुरिस्डिक्शन के मामला को देख के, और दूसरा है वे उस प्लेंट को अमेंड कर ले। उस प्लेंट को अमेंड कर लें तो फिर उस प्लेंट को दोबारा प्रेजेंट कर लेते हैं प्रॉपर कोर्ट में। ये उसके पास जो बचेगा। रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो ऑर्डर है ये अपीलेबल ऑर्डर, इसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं। इसका एक लास्ट बात मैं इसमें बताऊं, इफेक्ट क्या होगा जब प्लेंट रिटर्न हो जाएगी। तो इसका ये जब प्लेंट रिटर्न हो जाती है ना, तो इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग, सबका प्रोसीडिंग हुई होती हैं, फर्ज कर लें प्लेंट फाइल की, उसके बाद डिफेंडेंट आ गया, प्लीडिंग्स मुकम्मल हो गई, एविडेंस आ गई, लेकिन वो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, कोर्ट ने फिर एंड पे वो उस प्लेंट को रिटर्न किया, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि पहली जितनी भी प्रोसीडिंग हुई हैं वो किसी काम की नहीं होंगी, उनका लीगल वैल्यू नहीं होगी, लीगल इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो वो प्लेंट जब रिटर्न हो जाएगी उसकी पहली प्रोसीडिंग ऐसे ही है जैसे वाइड एब इशू है, ऐसे ही होती है। तो ये रिटर्न ऑफ प्लेंट था। अब इसके साथ ही जो रेलेवेंट है, अगला जो टॉपिक है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से आपको पता ही है मेरी मुराद होती है कि जब आप कचहरी में आते हैं बतौर वकील या बतौर जज आप काम करते हैं, तो इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ कहता होता हूँ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो ऑर्डर 7 है, इसका रूल जो 11 है, ये बड़ा रेलेवेंट है। अच्छा, इसको को रिलेट करना है आपने, सेक्शन 11 हमने पढ़ा था सीपीसी का, रेस जुडिकेटा।
अब 7 ऑर्डर 7 रूल 11 जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कि प्लेंट को रिजेक्ट करना। रिटर्न ऑफ प्लेंट और चीज था, जो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो वापस कर दी। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और चीज है। इसमें 4 चीजें आती हैं। इसमें जो ग्राउंड्स हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में, इसमें जो हेड है वो मैं गुजारिश करता हूं, द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। 4 चीजों पे जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले, ग्राउंड्स को गुजारिश करने से पहले एक चीज ध्यान में रखें कि कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कैसे करेगी। इसके मोड जो हैं वो क्या होंगे रिजेक्ट प्लेंट को रिजेक्ट करने के। पहला तो होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे देता है कि ये, उसमें 4 ग्राउंड्स आपको बताता हूं कि ये 4 ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड पे हिट करता है तो ये केस जो है वो चल नहीं सकता। डिफेंडेंट की एप्लीकेशन आ जाएगी, केस कोर्ट उसको कंसीडर करेगी, देखेगी, उसका जवाब देगी, फिर उस पर फैसला फरमा देगी। अगर वो उन 4 ग्राउंड्स में आता है, केस फॉल करता है, डिफेंडेंट की एप्लीकेशन सही है, तो प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। दूसरा है जो कोर्ट के पास इख्तियार है वो सुओ मोटो का है। कोर्ट आज खुद भी देखेगी उन 4 ग्राउंड्स में अगर केस हिट करता है तो कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। उसकी ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो 4 ग्राउंड्स हैं, पहले मैं पढ़ता हूं वन बाय वन। वेयर नंबर 1, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। नंबर 1, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। इट डज नॉट, इसका मतलब कि प्लेंट जो है वो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करती। मैं बताता हूं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, पहले पढ़ ले। दूसरा इसमें वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड, जो इस्तदा की है, जो दावा दायर किया है, जो उसका रिलीफ क्लेम किया है वो अंडर वैल्यू है। और तीसरा वेयर द रिलीफ क्लेम इज नॉट प्रॉपरली वैल्यूड और इनसफिशिएंटली स्टैम्प, जो स्टैम्प ड्यूटी है वो प्रॉपरली नहीं लगाई, जिसे हम कोर्ट फीस कहते हैं, तब भी कोर्ट प्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और चौथी जो ग्राउंड है वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, किसी कानून के तहत वो जो प्लेंट है वो बार्ड है, तब भी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब वन बाय वन कॉज ऑफ एक्शन। द टर्म जो पहला मैंने बताया था, जो पहली ग्राउंड थी वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। The term cause of action refers to the grounds on the basis of which plaintiffs ask for favorable judgment. It is bundle of facts which have been alleged by the plaintiff in the plaint. इसके लिए जो क्रॉस रेफरेंस है, जो रेफरेंस मैं कोट करूंगा 2003 है, CLC 335 पेज है, कि कॉज ऑफ एक्शन वो ग्राउंड्स जिनकी बुनियाद पर आप कोर्ट से अपनी फेवर में फैसला लेना चाहते हैं उसको कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। दावा दायर करने की वजह, आपको वो वजह जिसकी वजह से आप दावा दायर कर रहे हैं, इसको कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। दूसरा, क्लेम रिलीफ इज अंडर वैल्यूड। If the court is of opinion that the plaintiff's valuation of suit is fictitious, it cannot be required to make him a correct valuation. It shall allow time for correction and can reject a plaintiff on his failure to do so. कोर्ट पॉइंट आउट करेगी पहले कि आपने दावे की जो मालियत तहरीर की है वो गलत है, उसको दुरुस्त करने। अब ये क्यों जरूरी है मालियत का जो दुरुस्त करवाना, चूंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो हमारा कोर्ट्स हैं उसमें सिविल जज 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास जैसे हम जानते हैं, उनकी इख्तियार समाअत का होता है। अगर आपने 1 करोड़ की मालियत का दावा दायर किया है तो उसकी वैल्यू आपने 10 लाख लिखी है,
तो वो थर्ड क्लास भी सुनेगा। जब थर्ड क्लास लिखी हुई है, उसकी वैल्यू दुरुस्त नहीं की, तो वो थर्ड क्लास भी, हालांकि वो इख्तियार तो फर्स्ट क्लास का है। 1 करोड़ की मालियत का केस सुनना, अगर वो वैल्यू दुरुस्त नहीं है तो लेजिस्लेचर ने रखा हुआ है कि कोर्ट उसको मौका देगी प्लेंटिफ को कि आप इसकी वैल्यूएशन को दुरुस्त कर लें। अगर वो वैल्यू को दुरुस्त नहीं करता तो फिर कोर्ट जो है वो प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। और चौथा है, चूंकि वैल्यूएशन के हिसाब से एक और भी चीज़, वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस जो है वो भी लगती है 25,000 से ऊपर। जैसे आपको पता है कि 2 लाख तक वो उसकी मुख्तलिफ होती हैं, जो कोर्ट के स्टैम्प पेपर लगते हैं, कोर्ट फीस जिसे कहते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ वैल्यू होती है। तो इसलिए वैल्यूएशन का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अब प्लेंटिफ ने जो दावा दायर किया है उसके साथ कोर्ट फीस लगती है, स्टैम्प पेपर लगते हैं, वो नहीं लगाए। मसलन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया, तकमील मुख्तस का दावा दायर किया है, उसके 10 लाख की फर्ज कर ले उसका एग्रीमेंट था, तो उसके साथ 2 लाख से चूंकि ऊपर हो गया तो 15,000 का कोर्ट फीस लगना था। अब वो डिफेंडेंट कोर्ट में पॉइंट आउट करता है कि जनाब प्लेंटिफ ने जो स्टैम्प पेपर हैं, जो कोर्ट वैल्यूएशन के बाद जो स्टैम्प पेपर लगने थे वो नहीं लगाए प्रॉपरली, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है प्लेंट। तो कोर्ट उसको प्लेंटिफ को कहेगी कि आप बराए मेहरबानी कोर्ट फीस लगा दें। वो अगर नहीं लगाते तो फिर कोर्ट जो है ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। ये तीसरा था। जो चौथी ग्राउंड्स है, बार्ड बाय एनी लॉ, जो सूट है उसको बार्ड बाय एनी लॉ। इसमें मिसाल मैं आपको देता हूं, प्रॉपर्टी है जफरवाल की, तो नारवाल में दावा दायर कर दिया, तो पहले तो कोर्ट उसको रिटर्न करेगी, अगर नहीं तो फिर कोर्ट कहेगी कि इसको जो प्रॉपर कोर्ट है उसमें फाइल कर लें। अगर वो ऐसा नहीं होता, इसकी एग्जांपल यूं कर लें कि एक दावा दायर किया बंदे ने, एक शख्स ने, ए ने बी के खिलाफ, वो फाइनली एडजुडिकेट हो गया, फैसला हो गया। फैसला होने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल के बाद उसी प्लेंटिफ ने उसी काज ऑफ एक्शन पे उसी प्रॉपर्टी की बाबत दोबारा दावा दायर कर दिया। तो अब हमने पढ़ा हुआ सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा कि अगर एक बार केस का फैसला हो गया तो दोबारा केस नहीं चलेगा, तो उन्होंने दायर कर दिया। तो अब एक कानून बार करता है कि दोबारा केस नहीं चलेगा, तो प्लेंट को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह एक और मिसाल देता हूं, जो ज़रई ज़मीन है उसको तकसीम करने का इख्तियार रेवेन्यू का है, लैंड रेवेन्यू के एक्ट के तहत। वहां पे सेक्शन 135 में आप एप्लीकेशन देते हैं तहसीलदार को, रेवेन्यू अफसर को तकसीम करने। अगर वो ज़रई ज़मीन का दावा दायर कर दिया है सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है तकसीम का, वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है रेवेन्यू अफसर की लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, तो उस प्लेंट को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं। तो जो कोई भी कानून बाहर करे दावे को, तो फिर वो कोर्ट के पास इख्तियार होता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो डिफेंडेंट की या सुओ मोटो की, कि उस प्लेंट को कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। इसका जो प्रोसीजर है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, ऑर्डर 7 रूल 12 में दिया गया हुआ है। जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट, जज शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर सच ऑर्डर। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये इसका इफेक्ट जो होता है, इट अमाउंट्स टू डिग्री, ये डिग्री की तरह है, और जब डिग्री हो
तो डिग्री के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं, इसमें अपील का राइट दिया गया हुआ है। ये था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, हमने जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा। रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में थोड़ा सा फर्क है। रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 10 और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11। रिटर्न ऑफ प्लेंट की जो ग्राउंड्स हैं वो सोल ग्राउंड है ज्यूरिसडिक्शन की, रिटर्न उसको रिटर्न कर देते हैं, वो डिग्री नहीं होती। जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो उसमें 4 ग्राउंड्स दी गई हैं कि काज ऑफ एक्शन नहीं दिया गया, सूट वैल्यूएशन दुरुस्त नहीं है, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है और बार्ड बाय लॉ है। इन चारों ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड में भी आपको ग्राउंड अवेलेबल है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं या कोर्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट करने की पाबंद है। ये था हमारा रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। फिर भी हम हाजिर हैं और आखिर में मेरी तरफ से आप सबको बहुत सी दुआएं, सलाम, अल्लाह आप सबका हम नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।